क्या होती है और उसका एनालिसिस वगैरह कैसे करते हैं वो अब हम करने लगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है या उसके जो एसेट्स होते हैं वो या तो उसका मालिक प्रोवाइड करता है और या वो लोन लोन के थ्रू बारो किए जाते हैं, बैंक से लोन लिया जाता है या किसी इंस्टीट्यूशन से। तो बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, वो इक्वल होते हैं सोर्सेस के, कि जितने भी एसेट या फंड जो भी चीज है बिजनेस में आ रही है उस वक्त तक वो नहीं आ सकती जब तक उसका कोई देने वाला हो। और देने वाले दो किस्म के हो सकते हैं, या तो बिजनेस का मालिक देगा और या फिर वो लोन के थ्रू या बारो करके लिए जाएंगे। ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम एसेट्स कहते हैं। अब ये फंड्स भी हो सकते हैं, मशीनरी भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। और ये सोर्सेस कि इनको प्रोवाइड करने वाले कौन है, वो हमारे पास दो पार्टीज हो सकते हैं। एक हमारे पास क्रेडिटर हो सकते हैं और उनको हमने वापस पे करना होता है, इसलिए हम इसको लायबिलिटीज लिखते हैं। और दूसरा कौन हो सकते हैं, वो ऑनर हो सकता है, बिजनेस का मालिक जो है, ऑनर ऑफ बिजनेस। और इसको हम ऑनर इक्विटी कहते हैं कि बिजनेस, हम एक्चुअली बिजनेस को उसके मालिक से अलग कंसीडर करते हैं कि उसने, अब बिजनेस ने वापस उसके मालिक को पे करना है। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है कि एसेट, बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लायबिलिटीज के, प्लस ऑनर इक्विटी के। अब इस ऑनर इक्विटी को हम कैपिटल भी कहते हैं। यानी बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट होंगे या तो वो उसके मालिक ने दिए होंगे या तो वो उधार पे आए होंगे, बारो करके लिए गए होंगे। अब इन दोनों का जो सम होता है वो इक्वल होता है उन सब एसेट्स के। यानी इन एसेट के अगेंस्ट दो पार्टीज का क्लेम होता है, क्लेम्ड बाय टू पार्टीज। एक क्रेडिटर, यानी उधार पे आए तो क्रेडिटर देते हैं या फिर ऑनर देते हैं। क्रेडिटर को हम, ये बिजनेस में वापस पे करना होता है, इस पे इंटरेस्ट वगैरह भी होता है, तो इसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं कि बिजनेस की लायबिलिटी है, लायबिलिटीज। और इसको हम कैपिटल या ऑनर इक्विटी कहते हैं। अब इन दो को इस इक्वेशन की फॉर्म में इन चीजों को शो कर देना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। अब ये देखें ना, ये एसेट यानी इन पे दो पार्टीज का क्लेम जैसे बता दिया, या तो लायबिलिटीज क्रेडिटर का या फिर उसके मालिक का, कैपिटल या ऑनर इक्विटी के नाम से इसको लिखते हैं। अब है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, ये तो उसके पीछे कंसेप्ट था, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं।
the expression of equality of an entity's assets, expression of equality of an entity's assets with the claims against these assets. Yeah, against these assets. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी एंटिटी के जो एसेट्स होते हैं उनको इक्वलिटी के साथ लिख देना, किसके साथ इक्वल का साइन डाल के लिख देना कि उसके अगेंस्ट जो क्लेम है, क्लेम दो पार्टीज के होते हैं एसेट के अगेंस्ट, या तो उसके मालिक का होगा बिजनेस के, या फिर क्रेडिटर का, यानी लायबिलिटीज होंगी, यानी उधार उधार से जो लिए, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और ये हर वक्त ऐसे इक्वल ही रहती है, इसमें चाहे जो भी ट्रांजैक्शन हो ये ऑलवेज इक्वल ही रहते हैं, यानी एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। इनमें चेंजेस होती रहते हैं, कभी एसेट इंक्रीज हो गया, अब ये इंक्रीज होगा तो इन दो में से किसी एक को इंक्रीज होना पड़ेगा, ये डिक्रीज हुआ इनमें चेंज आएगी, तो इसी तरह ये हमेशा इक्वल ही रहते हैं। और सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, एसेट उस वक्त तक आ ही नहीं सकता जब तक कोई देने वाला ना हो, या तो वो मालिक देता है, मालिक के थ्रू बिजनेस में आते हैं, या फिर लायबिलिटीज के थ्रू आते हैं, यानी लोन के थ्रू या बारो करके, इस तरह। तो ये हमारे पास मेन कंसेप्ट था कि अकाउंटिंग इक्वेशन, ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक एलिमेंट है ना अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट 5 होते हैं। वैसे 5 होते हैं, हम यहाँ पे 3 ही देख रहे हैं, एक एसेट, दूसरा हमारे पास लायबिलिटीज, और तीसरा ऑनर इक्विटी या कैपिटल भी बोलते हैं इसको। तो ये बेसिक एलिमेंट हैं, 3 5 हैं, वो एक्सपेंस और रेवेन्यू वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो इन 3 एलिमेंट्स को, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, यानी एसेट इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी के, इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में शो कर दिया जाए तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और ये हर वक्त इक्वल, ये यही सिनेरियो ही रहता है, यानी एसेट ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अब इससे ये मेन कंसेप्ट इसका यही था। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि इस पे एक नहीं बस 2-3 जो पढ़ी हैं इस बुक में हम वो कर लेते हैं, ताकि हमें इसकी समझ आ जाए सही से। अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल करते हैं।
ये हमारे पास एक एग्जांपल है, सेटिंग अप ब्रांड न्यू बिजनेस. Assume that Mr. Naveed decided to start a shoes business of his own to be known as Naveed Shoe Company. ये कहता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं नवीद बंदे का नाम है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है जिसका वो नाम रख रहा है कि नवीद शू कंपनी, जो शूज का बिजनेस है. द न्यू बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2017. 2017 1 जनवरी पे ये बिजनेस स्टार्ट किया गया. मिस्टर नवीद इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन हिज बिजनेस. उसने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है. रिकॉल दैट द बिजनेस एंटिटी इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. यानी वो कंसेप्ट जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली इसी प्लेलिस्ट में है, वो देख लीजिए. तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो ये माइंड में रखना है कि बिजनेस और मिस्टर नवीद उसका जो मालिक है ये अलग अलग एंटिटीज हैं, यानी दोनों को हम अलग अलग कंसीडर करेंगे. द बिजनेस यूनिट हैज बारोड 5 लाख फ्रॉम इट्स ऑनर. यानी वही कंसेप्ट हो गया कि बिजनेस ने अपने ऑनर से 5 लाख बारो किए हैं, और इस किस्म की बारो यानी जो उसके मालिक से लिए जाते हैं, बिजनेस का मालिक इन्वेस्ट करता है, हम उसको ऑनर इक्विटी कहते हैं. दिस इज अ फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस. बिजनेस की ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि उसने बारो किया है अपने ऑनर से. अब ट्रांजैक्शन ये ना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होगी कि उसमें ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, कैश इंक्रीज हो जाएगा, और इसको इन टर्म ऑफ मनी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 5 लाख है. इट ब्रॉट अ डबल चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. यानी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी चेंज होगी. एक तो एसेट कैश इंक्रीज होगा बाय 5 लाख रुपीज एंड लायबिलिटी यानी ऑनर इक्विटी और कैपिटल, ये उसी का सेम चीज होती है. यानी जो बिजनेस है, हम आमतौर पर लायबिलिटीज में दो चीजें, एक लायबिलिटीज, अब या तो वो बिजनेस अपने ऑनर से बारो करता है या फिर क्रेडिटर से यानी आउटसाइडर से. जो आउटसाइडर से बिजनेस बारो करता है हम उसको लायबिलिटीज या क्रेडिटर कहते हैं. जबकि अगर वो, अब ये भी तो बिजनेस में पे करना है ना, लायबिलिटी है, और दूसरी साइड पे बिजनेस अपने मालिक से जो बारो करता है ये भी लायबिलिटी कंसीडर की जाती है, और इसको हम कैपिटल या ऑनर इक्विटी कहते हैं. ये भी 5000 से इंक्रीज हुई. इन अदर वर्ड्स, दिस ट्रांजैक्शन इज कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स, द रिसीट ऑफ 5 लाख रुपीज सप्लाइड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस. अब इसका ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने अभी पढ़ी है उस पर क्या इफेक्ट आएगा. ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, ये वही अकाउंटिंग इक्वेशन है. इस पे क्या इफेक्ट आएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा ये 5000 रुपीज से, और लायबिलिटीज पे नो इफेक्ट आएगा, और कैपिटल या ऑनर इक्विटी 5 लाख रुपीज इंक्रीज होगी, और ओवरऑल ये इक्वेशन ऑलवेज इक्वल रहेगी. यानी यहाँ पे 5000 रुपीज इंक्रीज हुए हैं कैश, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी कैपिटल 5 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गए. इसके बाद वो दूसरी ट्रांजैक्शन है इसकी, मिस्टर नवीद परचेज अ बिल्डिंग फॉर 2 लाख रुपीज. अच्छा, ये दूसरी ट्रांजैक्शन है कि वो 2 लाख रुपए से एक बिल्डिंग परचेज करता है. इसके भी दो इफेक्ट ही आएंगे. ये हमारे पास इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी. इसके एक इफेक्ट आएगा कि कैश डिक्रीज हो जाएगी. कितनी डिक्रीज होगी, अब ये हमारे पास इसको हम ट्रांजैक्शन कह रहे हैं कि इन टर्म ऑफ मनी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. और दूसरा है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, और ये चेंज कौन सा चेंज होगा हमारे पास, क्वालिटेटिव चेंज होगा. यानी कैश इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा, और बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे ये इंक्रीज हो जाएगा. तो एज अ होल ये एसेट अनचेंज रहेंगे, यानी उसमें क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है जबकि क्वांटिटेटिव चेंज इसमें नहीं आ रहा. और ये दूसरी साइड उसी तरह रहेगी, यानी कैपिटल भी ये जिस तरह 5 लाख था और लायबिलिटीज तो नील है. और अब देखें तो ये इक्वेशन एज अ होल इक्वल ही है, यानी एसेट उसके पास कितने हैं, कैश प्लस बिल्डिंग. अब कैश 3 लाख है, बिल्डिंग 2 लाख की है, टोटल 5 लाख हो गए. और दूसरी साइड इक्वेशन की है कैपिटल, वो 5 लाख है. ये इक्वेशन ऑलवेज इक्वल रहती है. इसके बाद है तीसरी ट्रांजैक्शन,
ये हाँ जी, ये तीसरी ट्रांजैक्शन होगी अब हमारे पास। ही परचेज फर्नीचर फॉर 30,000 रुपीज। अब उसने 30,000 के लिए 30,000 का फर्नीचर परचेज किया है। अब इसको इन टर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा, ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस भी चेंज करेगी। इसमें भी क्वालिटेटिव चेंज ही आएगा कि कैश डिक्रीज हो जाएगा। ये देखें, पहले ये था 3 लाख, अब 30,000 डिक्रीज हो गया, 2,70,000 हो गया। बिल्डिंग उसी तरह अनचेंज रहेगा। और फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे बिल्कुल उसी तरह ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखें, फिर यहाँ पे भी इक्वेशन इक्वल ही होगी। यहाँ पे ये देखें, इक्वेशन की इस साइड पे 5 लाख है, और यहाँ पे देखें 270,000 प्लस 2 लाख, ये 470,000 प्लस ये 30,000। तो ओवरऑल इक्वेशन फिर इक्वल हो गई 5 लाख 5 लाख की। अब एक चौथी ट्रांजैक्शन है, ही परचेज गुड्स यानी शूज उसने परचेज किए हैं फॉर 150,000 रुपीज टू स्टॉक ऑफ द बिजनेस, यानी उसने बिजनेस में स्टॉक करने के लिए गुड्स परचेज किए हैं। कितने की परचेज किए हैं? 1,50,000 की। अब यहाँ पे भी क्वालिटेटिव चेंज ये ट्रांजैक्शन तो हो गई ना, क्योंकि इसको इन टर्म ऑफ मनी भी लिख सकते हैं। ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस भी चेंज कर रहे हैं, और ये चेंज फिर हमारे पास क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है। ये देखें, ये 270 था, ये यहाँ पे देखें, हाँ, ये कैश हमारे पास थी 2,70,000, जबकि अब हमारे पास कितनी बच गई? 120,000, यानी 150,000 डिक्रीज आ गया है इसमें। यानी कैश हमारे पास 150,000 से डिक्रीज हुई, और गुड्स हमारे पास 150,000 से इंक्रीज आ गया। अब इसको फिर टोटल करें तो एज अ होल ये इक्वेशन फिर इक्वल होगी, यानी 120,000 प्लस 2 लाख, ये 320,000, और प्लस ये प्लस 30,000 करेंगे 350,000 बन जाएगा, और प्लस करेंगे इसमें 150,000, तो ये फिर 5 लाख ही बन जाएगा। इस साइड के इक्वल ही होगा। इसके बाद हमारे पास पांचवी ट्रांजैक्शन, वो कहता है कि ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फॉर 80,000 फॉर कैश। अब वो कहता है कि उसने जो गुड्स 60,000 की परचेज की थी, उसने कैश के एवज सेल कर दी है 80,000 की। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा। ये उसी तरह की पहले वाली ये वाली सिचुएशन थी हमारे पास, ये एज इट इज उसमें लिख दी। अब इसमें 80,000 कैश इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से कैश हमारे पास इंक्रीज होगा तो गुड्स हमारे पास डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने सेल कर दी। अब कैश जितना आ रहा है, कैश जो आ रहा है वो 80,000 है, जबकि गुड्स हम जो कास्ट हमारी थी उस पे ही लेस करेंगे, यानी 60,000 की गुड्स हमारे पास से सेल हो गई, यानी डिक्रीज हो गई। और इसका अब नेट इफेक्ट, इसमें जो डिफरेंस है, यानी 60,000 की गुड्स थी, 80,000 की सेल हो गई, तो ये प्रॉफिट हुआ है उसको 20,000 का, और प्रॉफिट को हम कैपिटल में लिखेंगे, यानी कैपिटल इंक्रीज होगा। अब ओवरऑल इक्वेशन को देखें तो ये 120,000 कैश ऑलरेडी था, 80,000 और आ गया, तो ये 2 लाख बन गया। ये बिल्डिंग भी अनचेंज है 2 लाख की, फर्नीचर भी उसी तरह 30,000 का है। अब ये 150,000 की गुड्स जो थी, इसमें से लेस हो जाएंगे 60,000, तो 90,000 बाकी बच जाएंगे। अब इसको टोटल कर लें, 2 लाख और 2 लाख, ये 4 लाख बन गया, और ये 4,30,000 और 90,000 और ऐड होगा, तो ये 5,20,000 बन जाएगा। और इस साइड पे देखें तो ये 5 लाख था, और 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ है ये ऐड होगा, तो ये 5,20,000। ओवरऑल ये इक्वेशन फिर इक्वल हो गई। ये हर स्टेप पे इक्वेशन हमेशा ही इक्वल ही रहती है। अब ये छठी ट्रांजैक्शन है, इसमें ही परचेज गुड्स, यानी उसने शूज परचेज किए हैं फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वर्ड क्रेडिट यहाँ पे आ गया है, तो ये उसने क्रेडिट पे परचेज किए हैं। इसका इक्वेशन पे एक तो इफेक्ट, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट कैश पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो
लोन ले रहा है, लोन लेके यानी क्रेडिट बेसिस पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही कर रहा है, उधार पे परचेज कर रहा है। कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सॉरी कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं आएगा, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। और गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे कितनी, कास्ट उसकी जो कास्ट थी उस प्राइस से, यानी 30,000 से। ये 90,000 की ऑलरेडी थी और 30,000 की और आ गई, तो हमारे पास 120,000 की गुड्स स्टोर हो गई। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये जो 30,000 ऑन क्रेडिट था, यानी ये अब हमने पे करने हैं, ये क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो गए, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। ये 30,000 यहाँ पे ऐड किया है, ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। अब इसको ओवरऑल इक्वेशन को देखें, दोनों साइडें फिर बराबर होंगी। ये देखें एज इट इज 2 लाख 2 लाख, और ये 30,000, ये 90,000 प्लस 30,000 120,000 बन गया। और इस साइड पे ये क्रेडिटर 30,000 प्लस ये 520,000 ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें, ये 5,50,000 बन जाएगा, और इस साइड को देखें ये भी इतनी ही बनेगी, यानी ये 2 लाख प्लस 2 लाख ये बन जाएगा 4 लाख, ये 4,30,000 और 120 जब ऐड होगा इसमें तो ये 5,05,000 बन जाएगा। इसके बाद है ये ट्रांजैक्शन 6 थी। इसके बाद हमारे पास 7 ट्रांजैक्शन है। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 70,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अब उसने उधार पे चीजें सेल कर दी हैं। कितनी चीजें सेल की हैं? जो उसकी कॉस्ट थी 50,000 की थी, लेकिन उसने 70,000 पे सेल की, यानी 20,000 का उसे प्रॉफिट हुआ है। इस पे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? अब इसके पास कैश इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये तो क्रेडिट पे सेल कर रहा है, उधार पे सेल कर रहा है। तो एक और अकाउंट हमारे पास बनेगा जो जिसको हम डेटर का नाम देंगे। ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया है, जिनको हम चीजें सेल करते हैं, हमारे जिनको उधार पे चीजें दी जाती हैं, वो हमारे डेटर होते हैं। अब ये इंक्रीज होगा इसलिए प्लस लिखा है। अब पिछले केस में इस पे कोई इफेक्ट नहीं था कि उस वक्त तो ये था ही नहीं, तो इसलिए उसने नील लिखा है। और यहाँ पे 70,000 अब उसने हमें पे करने। और दूसरी साइड पे हम गुड्स में कितना डिक्रीज लाएंगे? जो हमारी कास्ट थी, यानी 50,000 पे, जबकि डेटर हमारा 70,000 पे इंक्रीज हो रहा है, गुड्स हमारी 50,000 डिक्रीज हो रही है। तो इसमें 20,000 का डिफरेंस है, वो हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही ऐड किया जाता है। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 70,000 इंक्रीज आया था, तो दूसरा अकाउंट 50,000 से डिक्रीज हो गया, तो नेट इफेक्ट 20,000 का बचा। वो 20,000 एसेट साइड इंक्रीज हो रही है, तो 20,000 प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा कैपिटल को। तो ओवरऑल इक्वेशन फिर इक्वल हो जाएगी, यानी ये 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 30,000 ये 4,30,000 बन जाएगा। और यहाँ से 120,000 से 50,000 लेस होगा तो 70,000 बन जाएगा, और ये 70,000 प्लस होगा। ये यहाँ तक 430,000 था, प्लस ये 70,000 ऐड होगा तो हमारे पास 5 लाख बन जाएगा। और 5 लाख में 5 लाख से फिर 70,000 ऐड होगा तो 5,70,000 बन जाएगा। और इक्वेशन की दूसरी साइड देखें तो ये 520,000 था, 20,000 इसमें मजीद ऐड हो जाएगा जो हमें प्रॉफिट हुआ है, तो ये टोटल बन जाएगा 540,000। और ये क्रेडिटर अभी तक उसी तरह से चल रहे हैं 30,000, ये टोटल कर लें तो ये भी 570,000 बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 8वीं ट्रांजैक्शन है, क्रेडिटर वाज पेड 30,000, यानी अब उसने क्रेडिटर को जिससे उसने गुड्स लोन ली थी उसको पे कर दिया। कितने पे किए? 30,000। अब ये पेमेंट हो रही है, कैश हमारे पास से डिक्रीज हो जाएगा। ये एज इट इज उसी तरह पहले वाली सिचुएशन है, यानी जो हमें यहाँ पे मिली थी ये वाली। अब उसने एज इट इज यही लिख दिया। इसमें क्या चेंज आएगा? 30,000 कैश डिक्रीज हो जाएगा, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे 30,000 क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएंगे। अब इसको दोबारा पे नहीं करने, ये नील हो जाएंगे, और यहाँ से कैश 170,000 बच जाएगा। 2 लाख से 30,000 लेस होगा। अब
ओवरऑल फिर इक्वेशन इक्वल हो गई। ये हर स्टेप पे इक्वेशन इक्वल ही रहती है। अब 9th ट्रांजैक्शन है, इसको इसको देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आर एस 40,000। अब उसने डेटर जो उसका था, जिसको चीजें उसने खुद सेल की थी लोन यानी उधार बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे, उसने 40,000 पे कर दिए हैं। अब ये 40,000 हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे देखें, और 70,000 उसने जो पे करने थे उसमें से 40,000 लेस हो जाएगा, जबकि इक्वेशन की दूसरी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसको हम बैलेंस में देख लें तो ये मान 70,000 कैश थी, मजीद 40,000 ऐड होगा तो ये 2,10,000 बन जाएगा। ये एज इट इज आएंगे ये चीजें, और यहाँ से क्रेडिटर हमारा, सॉरी डेटर हमारा लेस हो जाएगा बाय 40,000, बाकी बच जाएंगे 30,000 जो हमने रिसीव करने हैं। तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं है। फिर इस इक्वेशन को देखें तो एज अ होल इक्वल ही रहेगा, क्योंकि जहाँ पे जितना इंक्रीज आया था उतना यहाँ पे डिक्रीज आ गया। ओवरऑल एसेट हमारे पास सेम रहे। अब इसके बाद है 10th ट्रांजैक्शन है, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 वर लॉस बाय फायर। अब ये पेपर ट्रांजैक्शन है, इसमें उसको लॉस हो गया है, आग लग गई है गुड्स में, 25,000 की गुड्स लॉस हो गए। अब यहाँ पे ये देखें, गुड्स उसने डिक्रीज गए हैं बाय 25,000, और यहाँ पे ये लॉस है। जिस तरह कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है तो लॉस हमारे पास लेस होगा। ये 540,000 था, 25,000 लेस हुआ तो 515,000 बच गया। अब ये लेस हो रहा है क्योंकि ये लॉस है, और यहाँ से गुड्स भी डिक्रीज हो जाएंगी। यानी जितना इफेक्ट एसेट साइड पे आया, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी साइड पे भी उतना ही इफेक्ट आ गया, यानी दोनों डिक्रीज हो रही हैं। तो एज अ होल इक्वेशन हमारे पास फिर इक्वल हो जाएगी, इक्वल रहेगी। और 11 नंबर पे ट्रांजैक्शन है, ही पेड सैलरीज एंड टेलीफोन बिल्स ₹7,000। अब 7,000 के उसने बिल पे किए हैं, टेलीफोन टेलीफोन बिल थे और सैलरीज थी। अब यहाँ से हमारे पास से कैश डिक्रीज हो जाएगी 7,000 से, और उधर एक्सपेंस जो थे वो हमारे पास कैपिटल डिक्रीज होगा। एक्सपेंस को हम कैपिटल में लेस करेंगे। तो यहाँ पे भी 70,000 डिक्रीज आ रहा है एसेट साइड पे भी, और ऑनर इक्विटी और लायबिलिटी साइड पे भी 7,000 का डिक्रीज आ रहा है। ओवरऑल इक्वेशन फिर इक्वल हो जाएगी। अच्छा, फिर 12th नंबर पे है, ही बारोड मनी फ्रॉम अ बैंक। उसने बैंक से 50,000 रुपीज लोन लिया है। तो अब ये 50,000 कैश हमारे पास उस एसेट उसका इंक्रीज हो जाएगा, 50,000 कैश इंक्रीज हो गया, और इक्वेशन की दूसरी साइड पे अब ये लायबिलिटीज उसकी इंक्रीज हो जाएंगी। यानी ये भी एक किस्म का क्रेडिटर ही है, लेकिन इससे हम कैश ले रहे हैं तो इसको बैंक का नाम दिया है उसमें। बैंक लोन ये भी पे करना है, ये भी इंक्रीज हो गया। यानी इक्वेशन की दोनों साइडें इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे देखें कैश कितना, ये हमारे पास 2,03,000 था। अब 50,000 मजीद आ गया तो 2,53,000 बन जाएगा। बिल्डिंग उसी तरह 2 लाख की है, फर्नीचर 30,000 का है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब गुड्स हमारे पास 45,000 एज इट इज लिख दी। डेटर हमारे पास 30,000 जो हमने रिसीव करने हैं, ये हमारे एसेट्स होते हैं। और दूसरी साइड है इक्वेशन की, लोन हमने 50,000 पे करना है, और ऑनर इक्विटी हमारे पास कितनी है, 5,08,000। अब दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा 30,000 प्लस 45,000। ये 30,000 प्लस 45,000, ये हमारे पास बन गया 75,000 प्लस 30,000, ये 1,05,000 बन गया, और ये 2 लाख मजीद ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया 3,05,000, और ये 2,53,000 मजीद इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2,53,000 ऐड हुआ, ये 5,58,000 हमारे पास ये वाला बन गया। ये एसेट साइड थी। दूसरी है हमारे पास 5,08,000, ये कैपिटल है, और बैंक लोन 50,000 का है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास 5,58,000 बन जाएगा।
यानी जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एसेट हैं, उतने ही सोर्सेज हैं। यानी बगैर बगैर एसेट देने वाले के एसेट नहीं हो सकता। यानी ये दोनों एसेट, उस जितने एसेट हैं उसके अगेंस्ट उसके क्लेम है कुछ। अब इसमें क्लेम कितना, आउटसाइडर का 50,000 का क्लेम है, जबकि ऑनर का 5,08,000 का क्लेम है। तो ये दोनों साइडें फिर इक्वल हो गई। तो ये थी हमारे पास एक एग्जांपल, ये हमने देख लिया। अब दूसरी एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर 2 के, इसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना है। अब हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है, सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश 1 लाख। उसने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये देखें हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन उसने लिखी है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस अनर इक्विटी। एसेट साइड हमारे पास, अब उसने कैश से स्टार्ट किया तो कैश इंक्रीज होगा कितने से, 1000 से। और यहाँ पे उसने डेट लिख दिया, डेट लिख के उसके बाद उसने 1 लाख से कैश इंक्रीज हो गया, और ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑनर ऑफ द बिजनेस पे कर रहा है। ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है, ये जोन 5 पे परचेज फर्नीचर फॉर कैश 4,000। अब ये कैश डिक्रीज हो जाएगी 4,000 से, ये देखें, और फर्नीचर का अकाउंट बनेगा, फर्नीचर 4,000 से इंक्रीज हो जाएगा। और अब इसका उसने बैलेंस किया है, ये देखें, ये बैलेंस। अब यहाँ से 1 लाख से 4,000 डिक्रीज होगा तो ये बन जाएगा 96,000, और फर्नीचर 4,000। अब ये दोनों ऐड होंगे तो इक्वेशन की दूसरी साइड ये कैपिटल 1 लाख है, ये फिर इक्वल हो गए। अब अगली ट्रांजैक्शन होगी हमारे पास 6 जून पे, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। अब कैश डिक्रीज हो जाएगी, ये देखे कैश डिक्रीज हो रहा है, और गुड्स हमारे पास ये अकाउंट बन गया गुड्स का, ये इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी साइड जो इक्वेशन किया उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो फिर उसने बैलेंस किया है, हर स्टेप पे बैलेंस करते हैं ताकि चेक किया जाता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अब 96,000 कैश थी, 25,000 लेस हो गई तो डिक्रीज आया, तो 71,000 बाकी कैश बच जाएगी। और फर्नीचर हमारे पास एज इट इज आएगा 4,000 का। अब गुड्स हमारे पास इंक्रीज हुई हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे 25,000, और दूसरी साइड 1 लाख उसी तरह ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं। अब ये 1 लाख, अब ये साइड देखें तो ये भी 1 लाख ही बनेगी, यानी 71,000 प्लस 4,000 ये 75,000 हो गया, और 25,000 इसमें मजीद ऐड होगा, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस अनर इक्विटी एज अ होल 1 लाख। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास 10 जून पे, पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज यानी उसने जो गुड्स परचेज की थी उस पे 1,000 उसने ट्रांसपोर्टेशन के यानी किराया वगैरह उसने पे किया है, ये है 10 पे। तो ये 10 जून पे उसने डेट लिख के, ये कैश अब 1,000 डिक्रीज हो जाएगी, और एक्सपेंस है ये तो ऑनर इक्विटी हमारे पास से डिक्रीज होगी। तो ओवरऑल ये 71,000 था, तो ये 70,000 कैश बच गई, और यहाँ पे ऑनर इक्विटी या कैपिटल जो था वो 1 लाख था, उसमें से 1,000 लेस हो गया तो 99,000। ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास फिर इक्वल हो जाएगी, ये बैलेंस उसने किया है। ये 70,000 प्लस 4,000 ये बन गया 74,000 प्लस 25,000 ये बन जाएगा 99,000, और दूसरी साइड भी 99,000। अब उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास 12 जून पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000 की कास्ट है 11,000। हाँ, उसने 15,000 की गुड्स सेल किए जिनकी कास्ट थी 11,000। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, गुड्स हमारे पास से डिक्रीज हो, सॉरी एक मिनट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हाँ उसने कैश पे गुड्स सेल किए हैं, तो 12 पे कैश इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज आएगा, 15,000 की सेल की है तो 15,000 कैश आ जाएगी, जबकि गुड्स हमारे पास से 11,000 की डिक्रीज होंगी, क्योंकि हम कास्ट पे ही इसको कंसीडर करते हैं। और बाकी जो इसमें डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑनर इक्विटी में या कैपिटल में ऐड होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1,03,000, और यहाँ से 25,000 में से 11,000 लेस हुआ तो 14,000 बाकी बच जाएगा, और कैश हमारे पास से
70,000 था, इसमें 1 लाख सॉरी इसमें 15,000 मजीद ऐड हो जाएगा तो 85,000 ये बन जाएगा। ओवरऑल अभी इसको ऐड कर लें तो इक्वेशन इक्वल होगी थे, यानी फिर 85,000 प्लस 4,000 ये 89,000 बन जाएगा। इसमें 14,000 ऐड होगा तो 1,03,000 बन जाएगा, ये भी 1,03,000। अब इसके बाद 15 पे एक और ट्रांजैक्शन है, 15 जून पे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर 15,000। अब ये गुड्स इंक्रीज हो जाएंगी और उधर से अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। ये हमारे पास आएगा, ये डेट है हमारे पास 15 पे। ये 15 पे देखें तो ये गुड्स हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं 15,000 से, और इधर से क्रेडिटर यानी लोन पे लिए हैं तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। ओवरऑल इक्वेशन फिर हमारे पास इक्वल होगी, क्योंकि जितना इफेक्ट इस साइड एसेट साइड पे आया उतना ही इफेक्ट क्रेडिटर यानी लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे इक्वल इफेक्ट है। और उसके बाद 19 जून पे हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी, सोल्ड गुड्स टू राशिद ऑन क्रेडिट। अब ये बायर का नाम आ गया, हमने देखा है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें सेलर या बायर का नाम आ जाए या वर्ड क्रेडिट यूज हो तो हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो ये हमारे पास एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो गुड्स सेल कर रहा है, कितने की सेल कर रहा है, 8,000 की सेल कर रहा है और उनकी कास्ट थी 6,500 यानी 6,500। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, हमारे पास अब कैश इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब गुड्स 65,000 जो उनकी कास्ट थी उससे लेस हो जाएंगी और डेटर हमारे पास 8,000 से इंक्रीज हो जाएगा, ये हमने रिसीव करना है। ये हमारे पास एसेट साइड पे चेंज आ गई, अब 6,500 लेस डिक्रीज आ रहा है, 8,000 इंक्रीज आ रहा है। इसका जो नेट इफेक्ट है वो हमारे पास प्रॉफिट है, क्योंकि प्राइस कम थी, हमने 1,500 ज्यादा पे सेल कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा, वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। उसके बाद है हमारे पास 19 के बाद 25 पे एक ट्रांजैक्शन है, रिसीव कैश फ्रॉम राशिद 4,000 उसने राशिद से रिसीव किए हैं, यानी उसका जो डेटर था डेटर में डिक्रीज आएगी। अब ये 25 ये आ गया, यहाँ पे अब कैश इंक्रीज हो जाएगा 4,000 से और यहाँ से डेटर उसका डिक्रीज हो जाएगा। अब एसेट साइड पे जितनी इंक्रीज आ रही है उतनी ही डिक्रीज हो रही है, तो नेट इफेक्ट इसका ओवरऑल एसेट सेम रहेंगे, नेट इफेक्ट जीरो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी साइड पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, तो ओवरऑल इक्वेशन फिर इक्वल हो जाएगी हमारे। उसके बाद है 28 जून पे एक ट्रांजैक्शन है, कैश पेड टू क्रेडिटर 9,000। उसने अपने क्रेडिटर जिससे उधार पे चीजें ली थी उसको पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है, 9,000 की। अब कैश डिक्रीज हो जाएगा बाय 9,000 और उधर से क्रेडिटर भी डिक्रीज हो जाएगा। ये 28 है, ये 9,000 कैश डिक्रीज हो रहा है और इधर से अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी साइड पे लायबिलिटीज जो उसकी थी क्रेडिटर वो भी 9,000 से डिक्रीज है। दोनों साइड पे इफेक्ट इक्वल हो रहा है, यानी दोनों साइड डिक्रीज हो रहे हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट और उसकी ट्रांजैक्शन पे जीरो हो जाएगा, यानी ट्रांजैक्शन सॉरी ओवरऑल अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, दोनों साइडें फिर इक्वल होंगी। और इसके बाद जून 31 पे उसकी एक ट्रांजैक्शन है, पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर मंथ 4,000। अब उसने रेंट और सैलरीज पे की है 4,000 उसकी कैश डिक्रीज हो जाएगी, जबकि ये एक एक्सपेंस है, इससे हम कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। ये कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गए और यहाँ से कैपिटल डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम कैपिटल से लेस करते हैं। अब टोटल बैलेंसेस देखें तो ये 80,000 था, बाकी 4,000 चला गया तो 76,000 बच गया, ये उसी तरह एज इट इज आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि यहाँ से कैपिटल जो था 1,04,500 जो था उसमें से 4,000 चला जाएगा तो 1,05,000 बाकी बच जाएगा। और ओवरऑल आप इक्वेशन को अगर देखें, ये 76,000 प्लस 4,000 ये 80,000 बन जाएगा, और प्लस ये 22,500 ये बन जाएगा 1,02,500 प्लस 4,000 ये 1,06,500, हाँ 1,06,500 ये एसेट साइड हमारे पास हो गई। जबकि ये लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी साइड ये 6,000 प्लस
1,05,000, तो ये टोटल इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 1,06,500। तो दोनों साइडें हमारे पास फिर इक्वल हो गई। तो ये था हमारे पास सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, उसमें मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखा। इससे पहले हमने देखा कि ट्रांजैक्शन होती क्या है, इवेंट क्या होता है, इवेंट की टाइप्स क्या होती हैं, फिर कौन से इवेंट्स को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हमने देखी, ट्रांजैक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, उसके फीचर देखे। उसके बाद हमने ट्रांजैक्शन की टाइप्स देखी कि ट्रांजैक्शन की पहले हमने 3 टाइप्स की थी, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और पेपर ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने पार्टी की बेस पे भी ट्रांजैक्शन की टाइप्स देखी कि ट्रांजैक्शन हमारे पास या तो एक्सटर्नल होती है, यानी जिसमें एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व होती है, उसके अलावा एक इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है, वो भी देखी हमने। फिर हमने कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ रूल थे, वो देखे। उसके बाद हमने इसको एक एग्जाम्पल पे परफॉर्म किया कि ट्रांजैक्शन पे क्या इफेक्ट आता है। उसके बाद यानी एक बिजनेस था, उसके कुछ इवेंट उसके दिए गए थे, हमने देखा इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, कौन से सिर्फ इवेंट्स हैं, यानी किन इवेंट्स को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। वो 4 फीचर जो हमारे पास थे कि ट्रांजैक्शन के लिए लाजमी है कि 2 पार्टीज हों, ट्रांजैक्शन का एक फीचर है कि इसमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस चेंज होती है। इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक थी कि ट्रांजैक्शन से इसको हम इन टर्म ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ फीचर थे ट्रांजैक्शन के। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी, उसमें एसेट लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, जो मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग है, वो हमने देखे, उनका आपस में रिलेशन देखा कि फिर हमने कुछ ट्रांजैक्शन देखी कि उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट क्या आता है। इसके थ्रू हमने 3 एग्जांपल की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के ट्रांजैक्शन क्या है और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर एंड होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अपना इसी सीरीज का बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का नया लेक्चर, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट।